हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आवाज़ अच्छी आ रही है? अगर आवाज़ की या वीडियो की किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं सुधार कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्यूचर विद आशुतोष। वहाँ पे सब्सक्राइब कलर का जो रेड कलर का दिख रहा है उसको आप ब्लैक कर दीजिए, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ पाएंगे और बहुत अधिक चीज़ें पाएंगे आप यहाँ पे। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है मेरे वीडियो का तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्यूचर विद आशुतोष। फ्यूचर विद आशुतोष फ्यूचर विद आशुतोष नाम का मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है फ्यूचर विद आशुतोष करके, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो आप मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया है पिछले वीडियो में, वहाँ पे जाके आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो। वहाँ पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ज्वाइन करा दूँगा। और दूसरी बात, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक आईडी मेरा है फ्यूचर आशुतोष पांडे नाम से है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो की खासियत ये है कि ये वीडियो फुल एचडी है, 1080 फुल एचडी पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ें दिखने में पिछले वीडियोज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं मंडे से, जैसे मैंने बोला था कि मंडे से आपके लाइव क्लास आने वाला हूँ, मंडे से लाइव नहीं आके मैं अपनी क्लासेस जो हैं 2 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा। लाइव आने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए। यूट्यूब ने अभी मुझे उतना फंक्शन नहीं दिया है, लेकिन न्यूज़पेपर एनालिसिस कल से शुरू हो रहा है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पे हम थे, मैं अभी तक आपको हिमालय नदी के बारे में पढ़ा दिया था। अपोहा तंत्र की बात कर रहे थे, अपोहा तंत्र का ये सेकंड वीडियो है। हिमालय नदी के बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। अब चलिए प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के बारे में बता दूं। प्रायद्वीप क्या है? जैसे ये अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊँ भारत का, तो ये वाले भाग इतनी दूर में, जो मैं दूसरे कलर से करूँ, ये वाला भाग जितनी भी नदियां हैं इसमें, ये प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र का भाग है। आप समझ रहे होंगे। अगर प्रायद्वीप पढ़ना है तो पिछले वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट ही डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र, चलिए पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र हिमालयी अपोहा तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीप ही पुराना है और प्रायद्वीप की नदियाँ भी पुरानी हैं। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटी के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। चौड़ा और उथला होना या नदी का प्रौढ़ावस्था इसको प्रमाणित करता है कि प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी हैं। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिम घाट, बंगाल की खाड़ी पे गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर पे गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी घाट, अरब सागर पे गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी पे गिरने वाली नदियों पे जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायद्वीप की कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो हिमालयी नदियों की सहायक नदियां भी हैं। जैसे ये देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां हिमालयी नदी गंगा की सहायक नदी हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। इनके बारे में अभी आगे चर्चा करें। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि यह केवल एक सुनिश्चित मार्ग में चलती हैं। इसके पीछे कई रीजन हैं। विसर्प नहीं बनाती, ये बारहमासी नहीं है। बारहमासी कावेरी है। कावेरी बारहमासी नदी है। कावेरी नदी तंत्र, कावेरी जो नदी है ये 12 मासी, 12 महीने इसमें होता है, क्योंकि इसमें मानसून का भी जल मिलता है और हिमनदों का भी जल मिलता है। अब ये विसर्प क्यों नहीं बनाती, ये सुनिश्चित मार्ग पे क्यों चलती है, इसके पीछे रीजन ये है कि प्रायद्वीपीय भाग जो है वो पुराना भूखंड है। इसलिए यहाँ पे नदियों को काटने में प्रॉब्लम होती है, नदियों को, पत्थरों को काटने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये निश्चित मार्ग में चलती है, विसर्प नहीं बना पाती। लेकिन भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां इसकी अपवाद हैं। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए आगे की बात ये करें। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का उद्विकास।
प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल में तीन भूगर्भिक घटनाएं हुई जिसने अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के स्वरूप को डिफाइन किया, प्रस्तुत किया। आरंभिक टर्सरी काल, आपको काल के बारे में भी पढ़ाना है। ये वीडियो अभी मैं बना नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी ही बना रहा हूँ, टाइम नहीं लग पाता क्योंकि खुद को भी पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीज़ें होती हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपसे भी बता चुका हूँ। टर्सरी काल के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, काल के बारे में और मैप के बारे में। अभी कुछ इंडिया की मैप हैं जो मैं हैंड राइटिंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी ही आने वाला है, शायद ही अगले वीडियो में आ जाए। टर्सरी काल, आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का आकलन या धंसाव, जिसमें समुद्र तल के नीचे चला गया, जो बताया नहीं था, पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर जो मैदान थे उसका धंसाव हो गया। धंसाव होने के कारण क्या हुआ कि ये एक नदी तंत्र के विकास के लिए एक स्थिति बन गई, जिससे मूल जल दोनों ओर नदी सामान्यतः समवित योजना में गड़बड़ी हो गई, जिससे ये जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का जो सममित था सिस्टम था, वो सिस्टम कह दीजिए, वो बैलेंस सिस्टम जो था वो गड़बड़ हो गया। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण, जब हिमालय उठ रहा था तो प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी भाग था, जैसे ये देखिएगा, मैं छोटा सा बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा एशियन प्लेट, और इधर आ रही है भारत की प्रायद्वीपीय खंड का भाग आ रहा था। जब ये भिड़ा तो ये हिमालय का उत्थान हुआ, वलन पड़े, दोनों प्लेटें बड़ी थी तो इसमें वलन पड़े, जिसका परिणाम हुआ कि हिमालय 3 खंडों में बना है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक वाला जो बना है। वलन पड़ा, इसमें वलन पड़ा, उधर वलन पड़ रहा था, हिमालय का उत्थान हो रहा था, और इधर ये जो उत्तरी भाग है, ये वाला उत्तरी भाग, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये वाले उत्तरी भाग जो था इसमें धंसाव होने लगा, भ्रंशन होने लगा, ये नीचे की तरफ अवतलित होने लगा, वही बात कह रहे हैं। उत्तरी भाग का अवतलन होने लगा, परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। भ्रंश द्रोणियाँ क्या होती हैं? भ्रंश जान रहे हो, धंसाव हुआ, जिससे नर्मदा तापी इसी भ्रंश घाटी में बहने लगी और अपर्दन पदार्थ से मूल दरारें भी भरने लगी। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। साफ साफ लिखा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट दे रही, इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुक गया। जब ये जा रहा था, एशियन प्लेट से टकरा रहा था, तो इसका जो धंसाव था पश्चिम से पूरब की ओर थोड़ा सा झुकाव हो गया और उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की दिशा में हो गया। आप हाथ को बैलेंस को देखिएगा, ऐसे हो गया। परिणामस्वरूप इसके अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गए। मैंने चर्चा किया था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब चलिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अनेक नदी तंत्र हैं, जिसको प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं यहाँ पे। महानदी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका मैप बनाया हूँ हैंड राइटिंग से, फिर उसको दिखाएंगे। महानदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सिहावा के निकट से निकल रहा है, रायपुर से। उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 1.42 वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले भाग जो है नौकागम्य है, नौका चलाई जा सकती है, नौकागम्य है। इस नदी का अपवाह द्रोणी 53% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 47% उड़ीसा राज्य में आता है। अब देखिए इसको मैप में देखते हैं। मैप में देख रहे हैं, ये मैंने मैप अपने हाथ से बना रखा है। सॉरी, ये वाला मैप होगा। ये छोटा सा बनाने की कोशिश किया हूँ।
ये देखिए रायपुर से निकल रही है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना नदी कर रही है। 851 किलोमीटर लंबी और इतना वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अब गोदावरी की बातें करते हैं। गोदावरी की बातें। गोदावरी सबसे बड़ी, ये देखिए गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर कमेंट, कि गोदावरी और यमुना में कौन बड़ी नदी है? गोदावरी और यमुना में कौन बड़ी नदी है? इसको कमेंट करिए, गोदावरी बड़ी है कि यमुना नदी बड़ी है? इसके बारे में आपको कमेंट करना है। यही एनसीईआरटी मैंने कल पढ़ा भी दिया है, गंगा नदी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। मतलब इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है इन राज्यों से गुजर रहा है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.25 लाख है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए दे रहे हैं कि इसके जल ग्रहण क्षेत्र में 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी सहायक नदियाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा है। पेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा है। गोदावरी के बारे में हाँ सही जा रहे हैं। पेनगंगा, इंद्रावती और मंजारा है। किसी साल क्वेश्चन आया था इस आईएएस में। क्वेश्चन ऐसे आया था, मिलान करने वाला सही मिलान बताए कि निम्न में से कौन से सही मिलान है या सही मिलान नहीं है। उसमें दिया था पेनगंगा और ऑप्शन में गलत दिया था। बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि सहायक नदियों के बारे में कैसे देखा जाए, सहायक नदियाँ कैसे होती हैं, इन बारे में थोड़ा देखना कठिन होता है। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, इंद्रावती हुआ, प्रणगंगा हुआ, पेनगंगा हुआ, प्राणहिता, मंजरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसका मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आता है, गोदावरी की एक सदिश जलप्रपात की रचना करती है। डेल्टाई भाग में भी यह नौकागम्य है, नौका संचालन संभव है। रजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। रजामुंदरी की लाइन आ सकता है ये, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पूछा गया होगा। चलिए कृष्णा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जो सह्याद्री के, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, जो सह्याद्री के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से निकल रही है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा एक इम्पॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा तो। हाँ, मैं उसको भी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 सब्जेक्ट हो गया है, आपसे बातें करनी थी, अभी 2 सब्जेक्ट एक साथ चला रहा हूँ मैं। एक तरफ तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रहा है, जियोग्राफी चल रहा है आपके साथ, और दूसरी तरफ मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट एक साथ ले चल रहा हूँ। और तीसरा सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ। अभी हाल ताज में लाइव में बात कर रहा हूँ कि ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। और चौथा, मैं इस सब के साथ चौथी चीज़ एक साथ ले चल रहा हूँ आपको। चौथी चीज़ कि जो 24 साल का मैं पेपर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी चीज़ें एक साथ चलने वाली हैं। मैं 4 नहीं 8 विषय एक साथ लेके चलने वाला हूँ। आपका सहयोग चाहिए। मैं हर एक सब्जेक्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लिख रहा हूँ ना, सभी विषयों के लिए सिर्फ एक चैनल, सभी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक चैनल। इसलिए मैं अकेला सारे विषय पढ़ाने वाला हूँ। और कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं 12th की साइंस पढ़ाने के लिए। साइंस के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। साइंस में बायो पढ़ाने वाला हूँ, बायो और मैथ दोनों एक साथ पढ़ाने वाला हूँ।
मैथ से मैं एमएससी हूँ, इसलिए मैथ पढ़ाना मेरे लिए ईजी है। बायो मेरे लिए, बायो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए, इसलिए बातें करेंगे। कृष्णा नदी हो गया। कावेरी नदी तंत्र, कावेरी नदी के बारे में आप पढ़े होंगे। कावेरी नदी जल विवाद बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। यह कहाँ से निकल रही? ब्रह्मगिरी से निकल रही। ये क्वेश्चन आता रहता है, कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में जरूर आता है, हर साल आता है। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, गारंटेड आता रहता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र ये लिखा है, इतना है। प्रायद्वीपी नदी की अन्य नदियों के अपेक्षा यह साल भर बहती है। सारा जल इसमें सारा साल सारे वर्ष, पूरे वर्ष जल की उपलब्धता रहती है। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी में। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, यानी लौटता हुआ जो मानसून है। अगले चैप्टर आने वाला है, उसको मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, इस पे नहीं पढ़ाएंगे, बढ़िया से 4 से 5 लेक्चर में जलवायु ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा, उसके लिए अभी टाइम रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आई लिख दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको रट्टा मार लेना है कावेरी नदी का कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब नर्मदा नदी के बारे में चर्चा करूँ, उसके पहले देख लेते हैं एक बार मैप। चलिए, नर्मदा नदी के बारे में चर्चा करने से पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ, देख लेता हूँ मैप को। गोदावरी नदी नासिक जिले से निकलती है, नासिक से निकल रही है, ये रही नासिक से निकल रहा है। और ये गोदावरी देखिए, इसकी लंबाई भी मैंने दे दिया। ये 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, प्राणहिता। ये छोटा सा मैंने बना के कोशिश किया आपको समझाने की। उसके बाद मैंने बात किया कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 है, 1401 किलोमीटर है, जिसकी सहायक नदियां कोयना, भीमा, तुंगभद्रा हैं। और महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44% और 29% आंध्र प्रदेश में इसका पड़ता है। इसके बाद आता है बात जो आती है, ये रही। इसके बाद कावेरी की बातें करते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका वर्ग क्षेत्रफल जो अपवाह क्षेत्र है इतना है। यह साल भर जल से भरा रहता है और इसके बारे में ये रही। और इसकी सहायक नदी काबिनी, भवानी, क्षमा करिएगा, काबिनी लिखा है, ये कबिनी लिख दिया हूँ मैं गलती। यहाँ पे काबिनी, भवानी, अमरावती 3 सहायक मुख्य नदियाँ हैं। ये पूछता रहता है। उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में करते हैं। ये अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी से निकल के भ्रंश घाटी में बहते हुए धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसके उत्तर में, नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और उसी में बहती है। धुआंधार जलप्रपात आप देखने के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य वाला है। आप गए हैं कि नहीं गए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इसके वीडियो भी देखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्या सीन होता है इसमें, मैं भी नहीं गया हूँ। और तापी नदी बैतूल जिले के मुतलाई नाम के स्थान से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। चलिए अब फिर से अपने फाइल पे आते हैं, पीडीएफ फाइल पे। अमरावती अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ। अमरकंटक पठार के पश्चिम भाग से यह निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल के मध्य या भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों पे खूबसूरत महागढ़ और जबलपुर के नज़दीक
जबलपुर के नज़दीक धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कभी जबलपुर घूमने का मौका लगे, कई फॉलोअर मेरे जबलपुर के भी हैं, वहाँ पे जबलपुर घूमने का मौका लगे आपको तो वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात जरूर देखिएगा। कावेरी नर्मदा नदी की लंबाई इतनी है, आप देख सकते हो। यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। 27 किलोमीटर लंबा यह ज्वरनदमुख बनाती है, ज्वरनदमुख बनाती है, ज्वरनदमुख डेल्टा बनाती है, ज्वरनदमुख डेल्टा बनाती है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना इसी पे है। देखिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा नाम की योजना चलाई गई थी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको पता होना चाहिए। नमामि वैसे भी क्लियर ही है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की बहुत नहीं है। अब तापी नदी के बारे में देख लेते हैं। तापी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम दिशा, हाँ, नर्मदा और तापी की खासियत ये है कि ये दिशा के विपरीत, जैसे ये दिशा हुआ कि और प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये तापी और नर्मदा जो नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बह रही, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही, और नदियों की तुलना में ये उल्टा बह रही है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलाई से निकलती है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र इतना है और यह 69%, 79% इसका महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और शेष 6% गुजरात में पड़ता है। अरावली के पश्चिम में लूनी, मैंने लूनी नदी के बारे में बात की, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। यह पुष्कर के समीप दो धाराएं सरस्वती और सागरमती, सरस्वती और सागरमती ये लिखा है। दोनों नदियों के मिलने से लूनी नदी बनती है। ये सरस्वती वो वाली सरस्वती नहीं है जिसके बारे में गंगा यमुना सरस्वती के बारे में बातें की जाती है, वो वाली नदी नहीं है। उसके बारे में अभी भी, सरस्वती नदी के बारे में अभी भी मतभेद है वैज्ञानिकों के बीच में। जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलती हैं, ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। यह नदी अरावली के पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा के पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, कच्छ के रन में जाके खो जाती है, कच्छ के रन में खो जाती है, अरब सागर तक पहुंच ही नहीं पाती। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये नदी अरब सागर तक अपना जल पहुंचा ही नहीं पाती, कच्छ के रन पे ये खो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में लिख रहे हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग छोटा है, क्योंकि मैदान ही छोटा है, छोटा सा पतली पट्टी है तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान बहुत पतली पट्टी है। गुजरात की छोटी नदियां ढूंढें, कह रहे हैं। सेतुरुनीजी एक ही नदी है जो अमरावली जिले में डलका हवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटाक गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रमुख नदी हैं। साबरमती वही नदी है जिसके तट पर गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम बनाया था। साबरमती आश्रम साबर नदी आपको बार बार इतिहास में सुनने को मिलेगा जब गांधी जी की एंट्री होगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक जिले से वैतरणा नदी निकल रही है। कालिंदी नदी वेलगांव से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। वेलगांव से एक चीज याद आ रहा है। वेलगांव में जो सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, एमजी गांधी ने किया था। और ये केवल एक बार था जब महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, इसलिए वेलगांव आपको याद होना चाहिए। वेलगांव क्या है? शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक और अन्य महत्वपूर्ण नदी है।
जिसके तट पर गोरसप्पा, जिसको जोंग जलप्रपात कहते हैं, गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी के ही तट पर है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र दिया गया है आपके। चलिए नेक्स्ट बात है, कह रहे हैं कि अभी और बातें कर रहे हैं। गोवा की दो अन्य महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें एक मांडवी है, दूसरा जुआरी है। गोवा में दो महत्वपूर्ण, मांडवी और जुआरी। मांडवी की कहानी आप उसमें पढ़े होंगे, अग्निपथ मूवी देखी है, अग्निपथ, ऋतिक रोशन की अग्निपथ में आप मांडवी नदी के बारे में सुने होंगे, वहां से आप जोड़ सकते हो गोवा की कहानी कैसे है। गोवा और जुआरी में है। आप मानचित्र में रेखा, केरल का तट, केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुछा अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। भरतपुछा नदी केरल की है और केरल की सबसे बड़ी नदी है जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी, पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है। केरल की अन्य नदी पांबा, पांबा भी केरल की नदी है जो उत्तर में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। कुछ नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र दिया गया है, आप इसको एनसीईआरटी का जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा उस पर देख लीजिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली अनेक छोटी नदियां जिनके बारे में दिया गया है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसारा, पेन्नर, पलार, वेगाई महत्वपूर्ण नदियां। इसको आप मैपिंग करिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बस जान लीजिए कि ये पूर्व की ओर बहती हैं छोटी नदियां हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने चर्चा की है। ये आ सकता है एनसीईआरटी में आया है, तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि नदी के बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान क्यों नहीं रहता? क्योंकि वर्षा होती है, वर्षा के समय बाढ़ आएगा और अगर बाढ़ आएगा ज़्यादा जल रहेगा बाढ़ आएगा, और अगर वर्षा नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिमनदों से ही जल की ही मात्रा मिलेगी। हिमालयी नदियां हमेशा बहती रहती क्योंकि हिमालय पे हिमनद के आकार बड़े हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां हमेशा नहीं बह पाती क्योंकि प्रायद्वीप पे हिमनद छोटे हैं। आप गंगा और कावेरी नदियों का सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी प्रवाह प्रवृत्ति कहा जाता है। ये लिखा है। उत्तर भारत मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा हो गया। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी हैं, मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि ये जल बर्फ से पिघलने और वर्षा होने के कारण इनको जल मिलता है। दक्षिण भारत में ये चीज़ें नहीं हो पाता क्योंकि मानसून का उतार चढ़ाव दक्षिण भारत में देखा जाता है। जल विसर्जन नदी के समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन की माप होती है, जिसको इसे क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स में नापा जाता है। क्यूमैक्स या क्यूबिक पर सेकंड में नापा जाता है। ये आ सकता है एसएससी बैंक रेलवे में, आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गंगा नदी में न्यूनतम जल जनवरी से जून तक रहता है और अधिकतम जल अगस्त से सितंबर में रहता है, क्योंकि वर्षा जून जुलाई अगस्त में होती है। वर्षा होगी जल ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक बात है। चलिए, गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर आते हैं। बिल्कुल, ये सब बातें आप पढ़ सकते हो आपके बारे में। ये देखिए, कुछ बातें दी गई हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए इनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन सब बातों को मैंने आपको बता दिया। नदी के उपयोग सीमा के लिए किया जाता है और बस आज इस चैप्टर में बस इतना ही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फ्यूचर विथ आशुतोष के हर एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए
सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करिए। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो आप फ्यूचर विथ आशुतोष के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे टेलीग्राम पे फ्यूचर विथ आशुतोष सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा मेरे नाम का। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, या मुझे फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक डालता रहता हूँ। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।